मान लीजिए दिमाग में एक बहुत शानदार आइडिया आया है, मतलब कोई बहुत बड़ा गोल सेट किया गया है। अब पहला कदम क्या होता है? अक्सर लोग तुरंत अपने दोस्तों को फोन मिलाते हैं। हाँ, या फिर सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट डाल देते हैं। बिल्कुल, वो नए सफर की शुरुआत वाले कैप्शन के साथ। हाँ हाँ, वो बहुत आम है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ऐसा करते ही उस गोल के असल में पूरे होने के चांस वहीं 50% तक कम हो जाते हैं। ओ वाओ, 50%? हाँ, आज की दुनिया में जहां ये हसल कल्चर का दिखावा हर जगह है, मतलब माना जाता है कि अगर काम का शोर नहीं मचा रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहानी सुनाता है। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी उलझन को डिकोड करने वाले हैं। हमारी चर्चा के लिए हमने कई शानदार स्रोत जमा किए हैं। बिल्कुल, जैसे महाराजा कॉलेज आरा और जेटीआईआर के मनोविज्ञान और खामोशी पर लिखे गए शोध पत्र। हाँ, और साथ ही बिहेवियर फैक्ट्स, केन कुशर, सुपर प्रो और डेली टेक रिव्यू के कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख। और हम MS धोनी, स्वामी विवेकानंद और मोनिका गुप्ता के वीडियो से सचिन तेंदुलकर की कहानी पर भी बात करेंगे। ये सब मिलकर एक बहुत ही गहरी तस्वीर पेश करते हैं। तो मिशन ये है कि सफलता असल में कैसे काम करती है। क्या इसका रहस्य दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटने में है या खामोशी से अपना काम करने में? ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। मैं सोच रहा था खामोशी या दिखावे पर आने से पहले हमें सबसे बेसिक सवाल से शुरू करना चाहिए। कि इंसान आखिर मेहनत करता ही क्यों है? हाँ, वो कौन सी ड्राइव है जो किसी को सुबह 4 बजे उठकर काम करने पर मजबूर करती है? देखिए, इस सवाल का जवाब मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट में छुपा है। इसे अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने महाराजा कॉलेज के उस एकेडमिक शोध पत्र में 20वीं सदी के मशहूर मनोवैज्ञानिक डेविड मैक्लेलन के काम के बारे में पढ़ा था। डेविड मैक्लेलन? हाँ, मैक्लेलन ने नीड फॉर अचीवमेंट यानी NACH थ्योरी दी थी। उनके मुताबिक ये ड्राइव सिर्फ अमीर बनने या फेमस होने की इच्छा नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये असल में एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्टता के अपने ही बनाए पैमानों को पार करने की एक अंदरूनी भूख है। अंदरूनी भूख मतलब खुद से ही मुकाबला? बिल्कुल। लेकिन मैक्लेलन ने इसे नापा कैसे? मतलब मोटिवेशन तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप ब्लड टेस्ट कर सके, है ना? सही कहा, और इसीलिए उन्होंने थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट यानी TAT का इस्तेमाल किया। TAT, ये कैसे काम करता है? ये बहुत ही मजेदार तरीका है। इसमें लोगों को कुछ अस्पष्ट सी तस्वीरें दिखाई जाती थीं, जैसे एक लड़का अपनी डेस्क पे बैठा है। अच्छा, बस एक सिंपल सी तस्वीर। हाँ, फिर उनसे कहा जाता था कि इस तस्वीर को देखकर एक कहानी बनाओ। अब जो इंसान अंदर से हाईली मोटिवेटेड होता था, वो ऐसी कहानी बुनता था जिसमें वो लड़का कोई बड़ा आविष्कार कर रहा है। ओह वाओ! या किसी मुश्किल से लड़कर जीत रहा है। मैक्लेलैंड ने नोटिस किया कि इंसान के अंदर की जो अचीवमेंट की थीम होती है, वो अनजाने में ही उसकी कहानियों में झलकने लगती है। ये तो बहुत ही क्रेजी है। लेकिन इसी फील्ड में जॉन विलियम एटकिंसन का भी तो काफी काम है। हाँ, एटकिंसन का एंगल थोड़ा अलग और बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो कहती हैं, मेरा मतलब है, वो कहते हैं कि इंसान के अंदर हमेशा एक रस्साकशी चलती रहती है। एक तरफ सफलता की चाह होती है और दूसरी तरफ विफलता का डर। सफलता की चाह और विफलता का डर। इंसान का कोई भी कदम इस बात पर निर्भर करता है कि उस पल कौन सी भावना ज्यादा हावी है। लेकिन इन सब थ्योरीज में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। गेम चेंजर क्या है? वो है एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रायन की सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये थ्योरी मोटिवेशन को दो बहुत ही साफ हिस्सों में बांटती है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, राइट? बिल्कुल। इंट्रिंसिक यानी आंतरिक और एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी। और उनका शोध चीख चीख कर कहता है कि जो सफलता सालों साल टिकती है, वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आती है। चलिए इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। क्या हम मोटिवेशन को एक गाड़ी के इंजन की तरह देख सकते हैं? हाँ, दिलचस्प है। कैसे? मान लीजिए अगर हम बाहरी मोटिवेशन पर टिके हैं, जैसे बॉस की तारीफ या इंस्टाग्राम के लाइक्स, तो ये ऐसा है जैसे हमारी गाड़ी की बैटरी डेड है और हम रोज सुबह किसी से कह रहे हैं कि भाई थोड़ा धक्का लगाना। हाँ, बहुत सही। जब तक कोई धक्का मार रहा है गाड़ी चल रही है, तारीफ बंद तो गाड़ी बंद। बिल्कुल। लेकिन अगर मोटिवेशन इंट्रिंसिक है तो गाड़ी की अपनी बैटरी फुल चार्ज्ड है,
उसे किसी के धक्के की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब ही यही है कि काम करने में जो मजा आ रहा है वही असली रिवॉर्ड है। रुको, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? मतलब अगर साइंस इतनी साफ है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही सबसे जरूरी है, तो फिर लोग हर छोटी बात का सोशल मीडिया पे दिखावा क्यों करते हैं? ये सोचने वाली बात है। मतलब आज मैंने जिम शुरू किया या आज मैंने किताब का पहला पन्ना पढ़ा, अगर प्रेरणा अंदर से आ रही है तो दुनिया को बताने की क्या खुजली है? देखिए, क्योंकि जो लोग असल में हाई अचीवर होते हैं वो दिखावा करते ही नहीं है। अच्छा। मैक्लेलैंड के शोध से एक हैरान करने वाला पैटर्न सामने आया। हाई अचीवमेंट वाले लोग हमेशा मॉडरेट रिस्क या मध्यम जोखिम लेना पसंद करते हैं। मॉडरेट रिस्क? हाँ। मतलब बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं? हाँ, वो ऐसे गोल सेट नहीं करते जो असंभव हो, क्योंकि उन्हें चमत्कार की उम्मीद नहीं होती, और वो बहुत आसान काम भी नहीं करते क्योंकि उसमें कोई किक नहीं मिलती। तो दिखावे का क्या कनेक्शन है इससे? कनेक्शन ये है कि उन्हें अपने काम का फीडबैक तो चाहिए होता है, लेकिन वो फीडबैक काम से जुड़ा होना चाहिए, उनकी ईगो से नहीं। समझ रहा हूँ। उन्हें झूठी तारीफ नहीं चाहिए। दिखावा करने वाले लोग अक्सर एक्सट्रिंसिक लूप में फंस जाते हैं। उन्हें काम से ज्यादा उस काम को करते हुए दिखने में मजा आता है। तो मतलब असली आग अंदर होनी चाहिए। अब अगर हम इस लॉजिक को उस बात से जोड़े जहां से हमने आज की चर्चा शुरू की थी, गोल्स को गुप्त रखने वाली बात। हाँ, अपने गोल्स के बारे में दुनिया को बताने से क्या होता है? अगर कोई इंसान पूरे जोश में आकर सबको बता दे कि वो अगले साल अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है, तो इस आंतरिक प्रेरणा पर न्यूरोलॉजिकल लेवल पर क्या असर पड़ता है? ओह, इसका असर इतना भयंकर होता है कि इंसान का वो स्टार्टअप शायद कभी शुरू ही ना हो। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? बिहेवियर फैक्ट्स में छपे एक आर्टिकल में 2009 की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की एक मशहूर स्टडी का जिक्र है। मनोवैज्ञानिक पीटर गॉलविट्जर ने 163 लोगों पर एक प्रयोग किया। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। इसमें लोगों को कोई मुश्किल काम करने के लिए 45 मिनट का समय दिया गया था, राइट? बिल्कुल। 161 लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। ग्रुप ए से कहा गया कि काम शुरू करने से पहले वो अपने गोल सबके सामने बोलकर बताएं। और ग्रुप बी से? ग्रुप बी से कहा गया कि वो अपने गोल्स पूरी तरह गुप्त रखें, किसी से कुछ न कहें। ओके, तो नतीजे क्या रहे? नतीजे सच में आंखें खोलने वाले थे। जिन लोगों ने अपने गोल्स का ऐलान कर दिया था, उन्होंने औसतन सिर्फ 33 मिनट काम किया और फिर ब्रेक ले लिया। सिर्फ 33 मिनट्स? हाँ, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने काफी प्रोग्रेस कर ली है। और जिन्होंने कुछ नहीं बताया था, उनका क्या हुआ? जिन्होंने अपना लक्ष्य किसी को नहीं बताया, उन्होंने पूरे 45 मिनट तक बिना रुके कड़ी मेहनत की। वाह! और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जब टाइम खत्म हुआ तो उन लोगों ने कहा कि उन्हें अभी और काम करना है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका गोल अभी बहुत दूर है। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब लॉजिक तो ये कहता है कि अगर आपने दुनिया को बता दिया है तो बेइज्जती के डर से इंसान को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तो फिर दिमाग ऐसा उल्टा बर्ताव क्यों करता है? इसके पीछे सीधा सा न्यूरोसाइंस काम करता है। पीटर गॉलविट्जर इसे इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस यानी प्रगति का भ्रम कहते हैं। प्रगति का भ्रम मतलब झूठी फीलिंग? हाँ, होता ये है कि जब इंसान अपने गोल के बारे में दूसरों से बात करता है और सामने वाला कहता है, वाह यार क्या आइडिया है, तू तो पक्का करेगा। हाँ, दोस्तों से यही सुनने को मिलता है। तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। वही डोपामीन जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। हाँ, लेकिन डोपामीन सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं है, ये किसी चीज का पीछा करने का केमिकल है। ये हमें ड्राइव करता है, मोटिवेट करता है। बिल्कुल। जब हम कोई मुश्किल काम पूरा करते हैं तब ये रिवॉर्ड के रूप में मिलता है, लेकिन जब हम सिर्फ काम करने की बात करते हैं और लोग हमारी तारीफ कर देते हैं तो दिमाग को लगता है कि अरे गोल तो अचीव हो गया। ओहो, मतलब दिमाग असल काम करने और सिर्फ बात करने के बीच का फर्क भूल जाता है। एकदम सही। वो डोपामाइन स्पाइक समय से पहले मिल जाता है। इसे मनोविज्ञान में ओवर शेयरिंग एडिक्शन कहा गया है। ओवर शेयरिंग एडिक्शन? इंसान काम करने की मेहनत छोड़कर सिर्फ बात करने से मिलने वाले डोपामाइन का आदी हो जाता है। यहाँ बात वाकई बहुत उलझ जाती है। कैसे? क्योंकि जो सेल्फ हेल्प गुरु होते हैं वो तो हमेशा चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अपने गोल्स दोस्तों को बताओ ताकि आप पर अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही आए। हाँ। क्या दोस्तों को बताने से एक तरह का प्रेशर नहीं बनता जो इंसान को काम करने पर मजबूर करे? देखिए, ये आज के समय का सबसे बड़ा मिथ है। ये अकाउंटेबिलिटी कम और एक तरह का टॉक्सिक प्रेशर ज्यादा है। टॉक्सिक प्रेशर? कैसे? जब बाहरी दबाव के कारण काम किया जाता है तो इंसान बहुत जल्दी बर्नआउट का शिकार होता है। वो अपने सपने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की नजरों में खुद को सही साबित करने के लिए काम कर रहा होता है। मतलब काम बोझ बन जाता है। बिल्कुल।
इससे ऑटोनॉमी यानी खुद के फैसले खुद लेने की जो आज़ादी होती है वो छिन जाती है। और जैसा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहती है, बिना ऑटोनॉमी के इंट्रिंसिक मोटिवेशन मर जाता है। तो फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे लाएं? अगर सच्ची अकाउंटेबिलिटी लानी है तो उसे खामोशी से लाना होगा। एक प्राइवेट डायरी बनाइए, एक हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल कीजिए। मतलब खुद के प्रति जवाबदेह बनिए। हाँ, दोस्तों की झूठी तारीफों या तानों से मिलने वाली जवाबदेही कभी लॉन्ग टर्म सफलता नहीं देती। तो गोल्स को राज रखना असल में अपने डोपामिन को बचाकर रखने की एक ट्रिक है। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो खामोशी को सिर्फ गोल्स छिपाने तक सीमित नहीं रखते। खामोशी खुद में एक टूल है दुनिया से और खुद से बात करने का। हाँ, JTIR के रिसर्च पेपर में इसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा गया है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये इंटरपर्सनल से अलग है ना? हाँ, हम हमेशा इंटरपर्सनल यानी दूसरों से बातचीत सुधारने पर जोर देते हैं, लेकिन इंट्रापर्सनल यानी खुद से बात करना ये सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला स्किल है। जो इंसान कम बोलता है वो सिर्फ चुप नहीं है, वो असल में अपने अंदर की आवाज को सुन रहा है। वो एक बेहतरीन एक्टिव लिसनर बन जाता है। और इसी एक्टिव लिसनिंग और खामोशी की ताकत को साबित करने के लिए हमारे पास एक केस स्टडी है। वो केरल वाली कहानी? हाँ, केरल के अलापुझा की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी मेरिन जी बाबू नाम की एक पोस्ट वुमन की है। मैं समझ रही हूँ। जो बात इस कहानी को खास बनाती है वो ये है कि मेरिन मूक बधिर हैं। मतलब वे न सुन सकती हैं और न बोल सकती हैं। वाह! और वो एक पोस्ट वुमन है। जब आप एक ऐसे पेशे में हो जहाँ हर दिन दर्जनों अजनबियों से मिलना हो, पते पूछने हो, हाँ, और साइन करवाने हो, वहां बिना बोले काम करना असंभव सा लगता है। बिल्कुल। जब उन्होंने पोस्ट ऑफिस ज्वाइन किया था तो शायद सिस्टम को भी शक था कि ये कैसे होगा। लेकिन मेरिन ने दिखा दिया कि खामोशी कितनी लाउड हो सकती है। सही बात है। बिना एक भी शब्द बोले उन्होंने अपनी मुस्कान, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने काम के प्रति एक अजीब सी लगन से पूरे इलाके को अपना बना लिया। वाह! लोग उनका इंतजार करते थे। क्या बात है। उन्होंने साबित कर दिया कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का मोहताज नहीं है। इंटेंट, मतलब आपकी नीयत, शब्दों से ज्यादा तेज आवाज में बात करती है। और ये बात स्वामी विवेकानंद के उस मशहूर कोटेशन से कितनी गहराई से जुड़ती है। कौन सा कोटेशन? जहां वे कहते हैं, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस काम में डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ओह, सच में। मेरिन के पास शब्दों का डिस्ट्रैक्शन नहीं था तो उनकी पूरी आत्मा उनके काम में लग गई। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आज की शोर शराबे वाली दुनिया में खामोशी एक नई सुपर पावर या सॉफ्ट स्किल बन गई है? बिना किसी शक के। क्या खामोश रहकर इंसान उस एनर्जी को बचा लेता है जो फालतू की बहसों में खर्च हो जाती? देखिए, मनोविज्ञान की नज़र में खामोशी केवल शब्दों की कमी नहीं है, ये एक कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी है, मतलब एक मानसिक रणनीति। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी कैसे? जब इंसान तुरंत रिएक्ट नहीं करता, तुरंत जवाब नहीं देता, तो वो अपने दिमाग को जानकारी प्रोसेस करने का समय देता है। मतलब पॉज लेना। हाँ, इससे समस्या को सुलझाने की क्षमता, जिसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। खामोशी एक ढाल है जो हमें बाहरी शोर से बचाती है। बिल्कुल, ताकि हम अंदर के सिग्नल्स को साफ साफ पढ़ सकें। लेकिन मुझे लगता है खामोशी का एक डार्क साइड भी तो है। डार्क साइड? वो कैसे? अगर कोई इंसान खामोशी से बिना किसी को बताए काम कर रहा है तो जाहिर है उसे कोई चीयर लीडर नहीं मिलेगा, कोई ताली बजाने वाला नहीं होगा। ये तो है। और सफलता का रास्ता तो फेलियर से भरा होता है। जब कोई तारीफ नहीं मिल रही हो और लगातार असफलताएं आ रही हों तो उस सन्नाटे में इंसान कैसे टिका रहे? ये तो है। टूटकर बिखर जाने का चांस बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, ये सबसे मुश्किल फेज होता है और इसके लिए हमें डेली टेक रिव्यू और केन कुशर के आर्टिकल्स में दी गई महान लोगों की कहानियों को देखना होगा। हाँ, उनमें कुछ कॉमन है क्या? इन कहानियों में जो एक कॉमन धागा है वो ये है कि इन्होंने बिना किसी बाहरी तारीफ के लगातार फेलियर्स को गले लगाया। थॉमस एडिसन का उदाहरण तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, कि वो बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1200 बार फेल हुए थे। हम ये नंबर बहुत आसानी से बोल देते हैं, 1200 बार। लेकिन जरा सोचिए, 3 या 4 बार फेल होने पर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल। 1200 बार उस लैब में खामोशी से बिना किसी रिजल्ट के काम करते रहना, ये किस लेवल का मेंटल टफनेस है। और एडिसन ने इस फेलियर को देखा कैसे? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बल्ब ना बनाने के 1200 तरीके खोजे हैं। ओह वाओ, ये उनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोल रहा था। एकदम सही। कर्नल सैंडर्स की कहानी भी तो कुछ ऐसी ही है। KFC वाले कर्नल सैंडर्स? हाँ,
65 साल की उम्र में जब दुनिया मान लेती है कि अब कुछ नया नहीं हो सकता, तब वो अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर अलग-अलग रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटा रहे थे। 65 की उम्र में हाँ, और उन्हें 1000 से ज्यादा बार ना सुननी पड़ी। 1000 बार रिजेक्शन? बाप रे! हाँ, 1000 बार रिजेक्ट होने के बाद जाकर कहीं KFC की शुरुआत हुई। इन लोगों ने फेलियर को एक पर्सनल हार की तरह नहीं, बल्कि डेटा की तरह देखा। मतलब हर हार से कुछ सीखा। MS धोनी का एक बहुत ही डीप थॉट है जो इस पूरी मेंटालिटी को समराइज करता है। धोनी क्या कहते हैं? धोनी कहते हैं, अगर आप लगातार जीतते रहे तो उन कमियों का पता ही नहीं चलेगा जिन्हें मेहनत से सुधारने की जरूरत है। क्या बात है! असफलता असल में वो आईना है जो हमें सच दिखाता है। अगर सिर्फ तारीफें मिलती रहीं तो इंसान एक इल्यूजन में जीने लगता है। तारीफों के डेंजर की बात हो रही है तो मुझे मोनिका गुप्ता के वीडियो से एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा याद आ रहा है। कौन सा किस्सा? यह कहानी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और उनके कोच रमाकांत आचरेकर की है। अच्छा, हाँ। 2013 में जब सचिन रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में एक ऐसा खुलासा किया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। मैंने भी सुना है इसके बारे में। सचिन ने बताया था कि उनके 29 साल के लंबे इंटरनेशनल करियर में इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के बावजूद कोच आचरेकर ने उन्हें कभी भी मुंह पर वेल प्लेड नहीं कहा। ये सच में हैरान करने वाला है। जरा उस मेंटल स्टेट की कल्पना कीजिए। आपने सेंचुरी मारी है, पूरा वानखेड़े स्टेडियम आपके नाम से गूंज रहा है, लेकिन जब आप अपने गुरु के पास जाते हैं तो वो बस इतना कहते हैं कि तेरा फुटवर्क आज थोड़ा धीमा था। आचरेकर जी को हमेशा ये डर रहता था कि अगर सचिन को तारीफ की आदत पड़ गई तो उनकी वो अंदर की भूख, वो अचीवमेंट मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। सही बात है। सचिन को अपने कोच से पहली और आखिरी बार तारीफ तब मिली जब उन्हें भारत रत्न मिला। ये एक बहुत ही कड़ा लेकिन मास्टर स्ट्रोक तरीका था। आचरेकर जी जानते थे कि असली टैलेंट को भूखा रखना पड़ता है। बाहरी तारीफ डोपामाइन बढ़ाकर उस भूख को मार देती है। इस पूरी बातचीत से मुझे एक बहुत अलग तरह का नजरिया मिल रहा है। कैसा नजरिया? क्या हम खामोशी से काम करने को एक पेड़ की जड़ों की तरह देख सकते हैं? पेड़ की जड़ें? हाँ, मतलब पेड़ जितना बड़ा और विशाल जमीन के ऊपर होता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहराई में, अंधेरे में, बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रही होती हैं। ओहो, बहुत सुंदर। जड़ों को कोई सूरज की रोशनी नहीं चाहिए, उन्हें किसी की तारीफ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप उन जड़ों को उखाड़कर सूरज की रोशनी में ले आएं दुनिया को दिखाने के लिए, तो वो पेड़ वहीं सूख जाएगा। बिल्कुल सूख जाएगा। क्या गोल्स और पब्लिक अटेंशन का रिश्ता भी ऐसा ही है? ये अब तक की सबसे बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही होता है। दुनिया को सिर्फ पेड़ की हरियाली और फल दिखने चाहिए। तोड़ता है, एकांत में खुद की कमियों का एनालिसिस करता है और बिना रुके काम करता रहता है। सुपर प्रूफ का आर्टिकल भी तो यही कहता है ना? हाँ, वो भी यही कंक्लूड करता है कि जो इंसान हारने के बाद सन्नाटे में खुद को दोबारा तैयार करके मैदान में उतरता है, आखिरी जीत उसी की होती है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि सफलता भले ही कितनी भी लाउड हो, कितनी भी चकाचौंध से भरी हो, लेकिन उस सफलता के साम्राज्य की नींव हमेशा एक गहरी और अटूट खामोशी में ही रखी जाती है। सही कहा। मोटिवेशन को बाहरी दिखावे हैं या सोशल मीडिया के खोखले लाइक्स से नहीं पाला जा सकता। बिल्कुल नहीं। इसे अपनी आंतरिक दृढ़ता, अपने एकांत और अपनी मेहनत के पसीने से सींचना पड़ता है। जैसे हमारे स्रोतों में भी बार बार ये कहावत उभर कर आई कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एकदम सही। जो भी लोग आज इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक अवे है। हाँ, कि अगली बार जब आपके दिमाग में कोई शानदार आइडिया आए, कोई नया रेजोल्यूशन आए, तो फोन उठाकर उसे दुनिया में ब्रॉडकास्ट करने का जो टेम्पटेशन होता है, उसे रोकिए। बिल्कुल। उस एनर्जी को, उस डोपामाइन को एक डायरी के पन्नों में कैद कर लीजिए। हाँ, और फिर चुपचाप बिना किसी को बताए जड़ों की तरह अंधेरे में अपना काम शुरू कर दीजिए। वो सफलता का गणित जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, उसका सही फॉर्मूला दुनिया को बताने में नहीं है, बल्कि दुनिया के शोर से खुद को काटकर खामोशी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने में छिपा है। बहुत ही गहरी बात है ये। अंत में इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक नया और थोड़ा अलग विचार। वो क्या? सोचिए, क्या भविष्य में हम एक ऐसा समाज खड़ा कर सकते हैं जहां इंसान की सक्सेस का पैमाना इस बात से तय न हो कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं या उसने कितना नाम कमाया है, ये तो एक पूरी तरह से नई दुनिया होगी, बल्कि इस बात से तय हो कि उसने कितनी गहरी खामोशी, कितनी शांति और कितने फोकस के साथ अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाया।
वाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले कल में असली ताकत चीखने चिल्लाने में नहीं, बल्कि बिल्कुल अदृश्य रहकर काम करने में मानी जाए? इस खामोश विचार के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं।